एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केजीआपा। आज हम लोग म्यूचुअल फंड राइसम 5 एज जो सीरीज है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जहां पे आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली आपको कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या क्या उसकी कैटेगरीज है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको स्मॉल कैप, मिड कैप या आपका लार्ज कैप बोला जाएगा, इन सब की कैटेगरी है। साथ ही कितने तरीके के आपकी कैटेगरीज हैं कि म्यूचुअल फंड कॉन्टिन्यूसली ओपन रहेगा। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनमें लॉक इन होता है, कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं कि जिनमें आपका लॉक इन किसी टाइम के लिए खुलता है और फिर उसके बाद फिर से वापस से क्या बोलते हैं वो क्लोजिंग डेट हो जाता है। लॉकिंग कुछ टाइम के लिए खुलता है फिर लेकिन फिर लॉक हो जाता है, तो इंटरवल फंड बोलते हैं उनको। तो इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने जो बेसिकली पढ़ा था वो एक इंट्रो टाइप का भी नहीं हो पाया था, जहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया था। ये एक स्टॉक मार्केट का जो सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट है, और आपका स्टॉक मार्केट का ब्रीफ किया गया था, शेयर्स में डिविडेंड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये बेसिक चीज़ें थी। सॉरी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड, कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड कहते किसे हैं। देखिए, सपोज करिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। म्यूचुअल फंड इज नथिंग, इट इज अ pool, that is it is a pool account where multiple investors invest their amount, whatever, that is 1000 rupees, that is 1 lakh rupees, that is 50 lakh rupees, and that is 1 crore rupees. It does not matter, the amount value is defined. You can invest in mutual fund from 100 rupees only. Okay, there have no issue. तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि उस पूल अकाउंट में कोई भी बंदा पैसा लगा सकता है। जैसे मिस्टर ए है, ठीक है, उनकी एक शॉप है। मिस्टर बी हैं, वो लॉयर हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। मिस्टर सी हैं, मिस्टर सी जो हैं वो आपका एक शॉप ओनर ले लिया हमने, एक लॉयर ले लिया, ठीक है, एक डॉक्टर ले लिया, ठीक है। और मिस्टर डी हैं, वो एक छोटा मोटा काम करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, ऐसे रिटेल कैटेगरीज का बिजनेस करते हैं। तो अब देखिए, अगर इनको क्या इनका हक नहीं है शेयर्स में पैसे लगाना? बिल्कुल है। अगर ये डायरेक्टली चले गए, ये सभी लोग चले गए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने, तो क्या आप बताइए इन सभी को स्टॉक मार्केट में इक्वल नॉलेज होगा जैसा हमें और आपको है? स्टॉक मार्केट में इन लोगों को उतना नॉलेज नहीं होगा। हो सकता है ये अगर अपना पैसा लगाएं तो उनको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, उनका पूरा पैसा डूब सकता है। लेकिन अब ये लोग करें क्या? क्या ये लोग मार्केट में पैसा नहीं लगाएं? लगा सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए कि डायरेक्ट इक्विटी में इन्वॉल्व ना होके उस रिस्क को किसी और को शिफ्ट कर दिया जाए, किसी ऐसे बंदे को जिसके पास एक बहुत अच्छा खासा नॉलेज है मार्केट का, उसने बहुत अच्छी खासी क्वालिफिकेशंस की हुई है, मार्केट एनालिसिस करना आता है, तो ऐसे बंदे को वो अपना पैसा देते हैं। और वो पैसा किसमें जाता है? वो एक पूल में जाता है। अभी बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप बस इतना समझिए कि मिस्टर ए जो हैं इनको सपोज करिए 1000 रुपया जमा करना है, तो वो भी इसी पूल में पैसा जाएगा। मिस्टर बी लॉयर हैं, ठीक है, अगर इनको 1 लाख रुपया जमा करना है तो ये भी इसी पूल में आएगा। जो डॉक्टर साहब है इनको 5 लाख रुपया जमा करना है, वो भी इसी पूल में आएगा, ठीक। और जो बिजनेस पर्सन है इनको अगर कोई अमाउंट इन्वेस्ट करना है, सपोज करिए 10 लाख रुपया भी इन्वेस्ट करना है, वो भी इसी पूल में आएगा। अब ये पूल में जो पैसा आ गया, ठीक, अब ये पूल में जो पैसा आ गया, तो उस पूल का पैसा, ध्यान से देखिएगा, उस पूल का पैसा कंपनी उस क्वालिफाइड पर्सन को देती है, ठीक है। तो वो क्वालिफाइड पर्सन कौन है? जिसको बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक है, उसको बोला जाता है फंड मैनेजर, ठीक। फंड मैनेजर को जो भी कंपनी है, जैसे सपोज करिए एग्जांपल आदित्य बिरला कंपनी है म्यूचुअल फंड जिनका काम है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड कंपनी है जिनका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, इन्होंने ऐसे फंड मैनेजर को एज अ सैलरी हायर किया हुआ है उसके नॉलेज के बेसिस पे। तो वो उस पूल का सारा पैसा उठाते हैं वो फंड मैनेजर, और वो फंड मैनेजर अपने नॉलेज के हिसाब से अच्छे अच्छे स्टॉक्स को बाई करते हैं,
उन स्टॉक्स में बाई करते हैं और आप लोगों को प्रॉफिट या रिटर्न जनरेट करा के देते हैं। ठीक है, यही काम होता है एक फंड मैनेजर का कि म्यूचुअल फंड एक पूल में पैसा आता है, उस पूल का पैसा अच्छे स्टॉक्स में अपनी नॉलेज के हिसाब से, कोई जरूरी नहीं कि स्टॉक्स में, स्टॉक्स के अलावा कुछ डेट फंड्स भी होते हैं तो बॉन्ड्स में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो फंड मैनेजर सिलेक्ट करता है, अलग अलग स्कीम्स होती हैं, उस स्कीम्स के हिसाब से आपको रिटर्न्स प्रोवाइड किया जाता है, और जब रिटर्न्स प्रोवाइड किया जाता है तो आप लोग अपना पैसा निकाल सकते हो। इसमें विड्रॉ करने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप अपना पैसा विड्रॉ करते हो तो T+1 केस में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो यही जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअल फंड का। तो एक बार में अगर मैं आपको क्लियर करूं, तो म्यूचुअल फंड इज अ पूल वेयर मल्टीपल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट देयर मनी इन दैट पूल, एंड अ फंड मैनेजर manage that fund accordingly, their expertise accordingly their knowledge, and he invested that amount in stock market as well as some kind of bonds also. This all process, this fund is called, that pool fund is called mutual fund. So I think you have clear this mutual fund concept. अब मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। A mutual fund is a trust. A mutual fund is a trust that pools the savings of number of investors who share a common financial goal to invest in different markets and securities in line with stated investment objectives. इसका कहने का सिंपल से ही मतलब है कि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है, एक पूल ऑफ सेविंग्स होता है, जहां पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स अपना पैसा जमा करते हैं, और फॉर अ कॉमन गोल का मतलब यहाँ पे होगा कि आप जिस स्कीम में पैसा लगाएंगे, अगर किसी ने 1,000 रुपया लगाया, तो अगर वो 10% वो फंड बढ़ेगा, तो उस 1,000 वाले को 10% के हिसाब से ही रिटर्न मिलेगा। मतलब कितना हो गया, 100 रुपया उसका पैसा बढ़ेगा। किसी ने 5 लाख रुपया लगाया, वो फंड 10% ही बढ़ा तो कितना बढ़ जाएगा उसके लिए, 50,000 रुपये उसका प्रॉफिट होगा। किसी ने 10 लाख रुपया लगाया तो उसका 1 लाख रुपए उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो मतलब पूरा पूल जितना ग्रो करेगा, सबका प्रॉफिट उनके लगाए हुए पैसे के हिसाब से ही प्रोपोर्शनेट रहेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द इन्वेस्टमेंट दैट एन इन्वेस्टर्स मेक्स इन अ स्कीम इज ट्रांसलेटेड इनटू अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स इन द स्कीम। आप जो भी पैसा लगाते हो, आप जो भी पैसा लगाते हो, जैसे आपने 1,000 रुपया लगाया, ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड्स की एक एनएवी होती है। एनएवी क्या होती है, जब म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो उसकी एनएवी होती है 10 रुपया। ठीक है, अब जब म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो वो नया नया म्यूचुअल फंड होता है, कंपनी आपसे ऑफर करती है कि आप हमारे, हम ये स्कीम लेकर के आए हैं, हम यहाँ यहाँ इन शेयर्स में अब आपका पैसा लगाएंगे और आपका पैसा ग्रो कराएंगे। आपने उस समय जो फेस वैल्यू होती है, वो फेस वैल्यू होती है 10 रुपए। आपने 10,000 रुपए लगाया तो आपको 1,000 यूनिट मिल जाएगी। कितनी यूनिट मिल जाएगी, 10,000 रुपए लगाया तो आपको 1,000 यूनिट, क्योंकि यूनिट क्या होती है, डिवाइड बाई हो जाती है वैल्यू से। तो 10,000 डिवाइड बाई 10 अगर करते हैं तो वो आपका 1,000 यूनिट हो गया। ठीक, अभी तो प्राइस उसका 10 रुपए है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि जो शेयर्स में पैसा लगाया है वो पैसा, वो शेयर्स आगे परफॉर्म नहीं करेंगे। वो शेयर्स जैसे जैसे बढ़ेंगे उसी हिसाब से अब इस पूल का वैल्यूएशन बढ़ेगा। अब अगर इस पूल का वैल्यूएशन बढ़ेगा तो आपके जो यूनिट्स हैं उसकी भी वैल्यू 10 रुपए नहीं, केवल नहीं रह जाएगी, ये 11 रुपए हो जाएगी। अगर ये 11 रुपए हो जाएगी तो आपका 1,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 11 रुपीज, मतलब कि आपका पैसा 11,000 हो जाएगा। यही आपका 2 रुपया बढ़ जाएगा तो आपका पैसा 12,000 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी वैल्यूएशन बढ़ती रहती है। तो इसको कहते हैं यूनिट। आप जो भी पैसा लगाते हो उस समय जो भी एनएवी होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी आपका यूनिट्स बनता है उतने यूनिट्स आपको अलॉट कर दिए जाते हैं, उतने यूनिट्स आपको अलॉटमेंट कर दिया जाता है। अब एनएवी टाइम टू टाइम जैसे जैसे शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, मार्केट रिएक्ट करेगी, उसके हिसाब से एनएवी भी बढ़ेगा। अब कभी भी वैल्यूएशन निकालना हो तो वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट होता है कि वैल्यू में आपका एनएवी मल्टीप्लाइड बाई आपका जो आपकी यूनिट्स होती हैं, टोटल यूनिट्स और एनएवी को करते हैं तो आपका जितना पैसे आज की वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन आ जाती है आपके म्यूचुअल फंड की। ठीक है,
तो ये यूनिट्स के बारे में समझ में आ गया कि जो भी कस्टमर पैसा लगाते हैं उनको एक स्कीम में पैसा लगाते हैं तो उनको यूनिट मिलते हैं। द नंबर ऑफ यूनिट इशूड बाय स्कीम मल्टीप्लाइड बाय इट्स फेस वैल्यू दैट इज 10 रुपीज इज द कैपिटल ऑफ स्कीम इट्स यूनिट कैपिटल। जब पुल नया नया आता है तो 10 रुपए में ही रहता है तो उसको कहते हैं यूनिट कैपिटल। बाद में इसका पैसा बढ़ता है तो दैट्स कॉल्ड वैल्यूएशन। द फीस और कमीशन पेड टू वेरियस म्यूचुअल फंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स कम आउट द एक्सपेंसेस चार्जेस टू म्यूचुअल फंड स्कीम्स दीज आर नोन आर रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब आपसे जब भी म्यूचुअल फंड लिया जाता है, कोई फंड मैनेजर उस पैसे को मैनेज कर रहा है, कोई कंपनी उसको रन कर रही है उस फंड मैनेजर के थ्रू, और साथ ही उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं, कॉम्प्लायंस फीस होती है, साथ ही साथ कुछ कमीशंस देने होते हैं एजेंट्स को, मतलब आप जैसे लोगों को कमीशंस भी देने रहते हैं। तो वो सारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स 2% से ऊपर नहीं जाता है, एक्सपेंस रेशियो से सब कुछ कवर कर लिया जाता है। तो ये कहा गया कि जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं उसमें अलग अलग तरीके के चार्जेस होते हैं, अलग अलग तरीके के आपके एक्सपेंस रेशियोज होते हैं। उस एक्सपेंस रेशियोज को भी आपके क्लाइंट्स जब भी आएंगे तो म्यूचुअल फंड में पूछेंगे कि एक्सपेंस रेशियो कैसा है। अगर कोई फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज कर रहा है उस फंड्स को तो उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो सकता है। कोई फंड मैनेजर ऐसा है कि जिसने एक पैसिव फंड में, मतलब कि जिसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, एक इंडेक्स बना उस इंडेक्स में पैसा लगा दिया, तो उन्हें पैसिव फंड बोलते हैं। उस तरीके के उसमें फंड्स में पैसा लगाता है तो उसके एक्सपेंसेस कम होते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ चार्ज जरूर करती है कोई म्यूचुअल फंड एजेंसी अपने डे टू डे जो रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं। अब बहुत सारे ब्रोशर्स कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं मार्केट में। कभी कभी आप टीवी में देखते हो जो कि म्यूचुअल फंड सही है, ये एड्स आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर उस एड को प्रमोट कर रहे हैं, MS धोनी उस एड को प्रमोट कर रहे हैं, तो उस सबका पैसा कहाँ से आता है? वो सब रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, वो सब उसी पूल में से 2% मैक्सिमम सेबी का कॉम्प्लायंस है एक्सपेंस रेशियो, उसी में से उनको सब कुछ फीस देनी होती है, अपने बंदों की सैलरी प्रोवाइड करनी होती है अपने एम्प्लॉयज को, ब्रोशर्स, लीफलेट, डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ उसी में से करना होता है। तो वो एक्सपेंस को उस एक्सपेंस रेशियो से ही उनको वो सब कुछ मैनेज करना होता है, और उसी एक्सपेंस रेशियो से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनको कंपनी कमीशन भी प्रोवाइड करती है, जो भी एमसी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। द ट्रू वर्थ ऑफ यूनिट इज कॉल्ड NAV। जो मैंने बताया कि जितनी आपके नंबर ऑफ यूनिट होती हैं और उसके बदले में जो आपकी सामने वैल्यू है, वैल्यू रहेगी, उसको वैल्यू को बोलते हैं NAV, मतलब नेट एसेट वैल्यू। तो ये चीज पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं NFO एंड AUM के बारे में। NFO एंड AUM, जब कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी अपना नया फंड लॉन्च करती है, मतलब कि नया स्कीम लेकर के आती है, सपोज करिए, एक एग्जांपल मैं आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, 45 प्लस म्यूचुअल फंड AMCs हैं, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोला जाता है जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं। ठीक है, कुछ टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज के नाम मैं आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड, ठीक, ICICI म्यूचुअल फंड, अभी अभी ट्रेंडिंग में आप लोगों को सबके माइंड में होगा आने वाली है कंपनी जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, ठीक, एंड कोटक म्यूचुअल फंड, ठीक है, निपॉन म्यूचुअल फंड, ये टॉप कंपनीज हैं। मिरे एसेट म्यूचुअल फंड, इस तरीके से 45 प्लस कंपनीज हैं जो कि म्यूचुअल फंड का बिजनेस करती हैं, और हर कंपनी की अपनी अलग अलग स्कीम है। कोई लार्ज कैप स्कीम लेकर के आ रहा है, लार्ज एंड मिड कैप, डिफेंस फंड, साथ ही साथ कोई ब्लू चिप इमर्जिंग फंड, इस तरीके से अलग अलग स्कीम और अलग अलग थीम। स्कीम क्यों लाती है कोई कंपनी, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी नहीं आए थे गवर्नमेंट में, उस टाइम पे जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस समय उस गवर्नमेंट की बहुत सारे थीम्स, बहुत सारी चीजें अलग होंगी उनका बिजनेस करने का, या उस समय अपनी इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे सेक्टर होंगे जो कि ग्रोइंग स्टेज पे होंगे और कुछ अंडर वैल्यूड होंगे। उस टाइम पे सोचने का तरीका अलग होगा। तो मार्केट भी एक सर्टेन टाइम के बाद, जब उनकी गवर्नमेंट आई, इन्होंने इंफ्रा पे जोर दिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स आ गए। फिर एक टाइम के बाद डिफेंस में ज्यादा जोर दिया गया, डिफेंस फंड आ गए। इस टाइम पे पूरी इंडस्ट्री मूव कर रही है IT सेक्टर्स में। अब आने वाले टाइम में लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT सेक्टर्स आगे मूव करेंगे, तो IT और इनोवेशन फंड्स, बहुत सारे नए स्कीम्स आ रहे हैं। तो वो जो फंड्स भी जो नए स्कीम्स आते हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं, ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं कि पहले के जो फंड्स थे
उनका एक मार्केट में एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब वो सेक्टर हो सकता है आने वाले टाइम में ग्रोथ ना करें। आपको नए हिसाब से नए अगले 5 साल 10 साल में जो सेक्टर ग्रो कर रहे हो उस स्कीम में पैसा लगाना चाहिए। इसलिए मल्टीपल स्कीम्स आती हैं और वो स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं। और जब वो स्कीम पहली बार आती है उसको कहते हैं एनएफओ, मतलब न्यू फंड ऑफरिंग। पहली बार कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफरिंग या न्यू फंड ऑफर भी इसके बोला जाता है। तो ये आप यहाँ पे समझ जाइए। ठीक है। अब आप कहोगे कि ठीक है कोई फंड आ गया, जैसे बजाज का फ्लेक्सी कैप फंड आ गया, ठीक, वो एनएफओ अभी आ गया, तो हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया एनएफओ में। अब वो 10-15 दिन बाद अलॉट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी वैल्यूएशन बढ़ने लगी क्योंकि जिन शेयर्स में वो पैसा लगाया है, ब्लॉक डील्स हुई हैं, वो अब मार्केट में आ जाएंगी। तो वैल्यूएशन जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा उनका सौदा या तो बढ़ेगा या तो आपका म्यूचुअल फंड का वैल्यू घटेगा। लेकिन हम फर्दर पैसा उसमें लगाना चाहें तो क्या नहीं लगा सकते? आप लगा सकते हो, लेकिन वो अब कॉन्टिन्यूइंग फंड हो गया, वो कॉन्टिन्यूसली अब चलता रहेगा, वो अब नया फंड नहीं रह गया। तो जब भी एनएफओ आता है वो आपका 15 दिन के लिए आपका वो ऑफर ओपन होता है और उस 15 दिन में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 10 रुपए मिलेगी, और जब वो आपकी अलॉट कर दी जाएगी उसके बाद उसका वैल्यूएशन अप एंड डाउन होता है। ठीक है, ये आप क्लियर हो गया। और एईएम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एईएम दैट इज कॉल्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट। किसी भी एएमसी की किसी स्कीम में ये अलग अलग दो तरीके के हो सकते हैं, उस स्कीम में कितना है या उस प्रॉपर एएमसी, एएमसी फिर से बोल रहा हूँ, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एएमसी, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड एएमसी, तो वो कितना म्यूचुअल फंड का मार्केट कैप इस समय हैंडल कर रही है, मतलब वो फंड मैनेजर कितना मार्केट कैप, अगर वो कंपनी की बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड, अगर उस कंपनी के बारे में बात करें तो वो कंपनी कितना एएमसी, सॉरी कितना एयूएम, वो एएमसी कितना एयूएम हैंडल कर रही है उसका फिगर एक अलग होगा। और एक पार्टिकुलर स्कीम जैसे डिफेंस फंड है, ठीक है, सपोज करिए डिफेंस फंड में 1,000 करोड़ इन्वेस्ट हो गया अभी की डेट में, तो इसको बोलेंगे कि ये हमारा आज की डेट पे 1,000 करोड़ का डिफेंस फंड का एयूएम है। और वहीं अगर पूरे कंपनी स्पेसिफिक देखा जाए तो कंपनी के पास हो सकता है कि 1,00,000 करोड़ का एयूएम हो जो कि अलग अलग स्कीम्स में लगा हो, तो पूरा स्कीम्स को कंबाइंड कर दें तो एएमसी का एयूएम कहलाएगा, और किसी पार्टिकुलर स्कीम का लें तो उस पार्टिकुलर स्कीम का एयूएम कहलाएगा। तो नीचे पिक्चर में आप देख सकते हो कि जैसे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप फंड है, तो उसमें पांच, इस पार्टिकुलर फ्लेक्सी कैप फंड में 500 करोड़ प्लस का ईएम हो गया। और ईएम ये नहीं कि आपने जो पैसा लगाया है उसकी जो वैल्यूएशन बढ़ रही है, आपने हजार हजार करोड़ आज है, कल को मार्केट की वैल्यू बढ़ी तो वो 2,000 करोड़ भी हो जाएगा, तो उस समय उसको एसेट अंडर मैनेजमेंट बोलेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एंड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब अब इसको मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ छोटे एग्जांपल्स के साथ। प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग इज सिक्योरिटी इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम एट द इट्स करेंट मार्केट वैल्यू दैट इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट क्या होता है कि सामने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है, उसमें लॉस हो रहा है एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से। तो म्यूचुअल फंड में भी क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड में हालांकि मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे हुआ है। जैसे आपने कोई डेरिवेटिव लिया, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया, यहाँ पे मैं एमएफ हटा देता हूँ। आपने कोई डेरिवेटिव लिया, ठीक है, डेरिवेटिव हम लोग कभी पढ़ेंगे जब डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा नाइसम 8 में मैं आपको डिफाइन करूंगा। आपने 1,000 रुपए का आज 50 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है। अब शाम होते होते ऐसा हो गया, शाम होते होते उसकी वैल्यू 50 ना रह करके 48 हो गई, ठीक है। तो आपका 2,000 रुपए का लॉस कंडीशन आ गया। तो अब वो 2,000 रुपए आपसे डिमांड किया जाएगा कि आप उस पैसे को भरो। तो वो जो डिफरेंस आता है पे करने के लिए आपसे जो डिमांड आती है, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका जो प्राइस है वो 50 रुपया था, ठीक है। उस 50 रुपए पे आपका जो 2 रुपए का नीचे का डाउनफॉल आया, तो 2,000 रुपए का, दैट इज कॉल्ड दैट लॉस, जो कि अभी बुक नहीं हुआ है, लेकिन शाम को कॉन्ट्रैक्ट बंद होने पर वो नीचे सेटल हुआ है, तो आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा।
ठीक है, उसी को बोलते हैं मार्क टू मार्केट। वही प्रॉफिट की कंडीशन में उसको पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ का नहीं है इतना, बस आप इतना जान जाओ कि मार्क टू मार्केट क्या होता है, कि जो भी फ्लक्चुएशंस होता है डेरिवेटिव में अप एंड डाउन, वो जो डिफरेंस होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। ठीक है, इसका क्वेश्चंस कभी आएगा तो हम मोबाइल एप्लीकेशन में इस क्वेश्चंस को, जो असेसमेंट अभी आप लोग पढ़ोगे मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे आके, तो वहां पे मैं आप लोगों को ब्रीफ में बता दूंगा। अब आगे आते हैं, म्यूचुअल फंड्स कितने तरीके से लोग लगाते हैं, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कितने तरीके से करते हैं। तो उसमें एक आता है एसआईपी, उसमें एक आता है एसटीपी, उसमें आता है एक्सडब्ल्यूपी। यहाँ पे जो भी लिखा है इसको जानने की जरूरत नहीं है। एसआईपी को बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि आप एक हर महीने एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करते जाते हो, तो उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में रेगुलरली आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हो। अब ये सिस्टम आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो कि आपको मंथली करना है, आपको वीकली करना है, आपको क्वार्टरली करना है, आपको हाफ ईयरली करना है। तो दैट इज कॉल्ड एसआईपी। ठीक है, आप हर महीने सपोज करिए आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप इकट्ठा पैसा जमा कर सको। ठीक है, तो आप ऐसा करते हो कि आप सोचते हो कि यार मेरे पास तो 20-30 हज़ार रुपए मेरी इनकम है ही, तो मैं क्यों ना 20-30 हज़ार में से हर महीने 5 हज़ार की जो इनकम है, 5 हज़ार की जो सेविंग्स है वो इन्वेस्ट करता चलूँ मार्केट में। तो धीरे धीरे मेरा पैसा भी बढ़ता रहेगा मार्केट के साथ, और लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा कॉर्पस भी मिल जाएगा। तो इस तरीके के जो भी लोग होते हैं वो एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब एसटीपी पे मैं आता हूँ कि एसटीपी का क्या कॉन्सेप्ट है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे एक सपोज करिए कि एक मार्केट अभी क्या है कि आपको लग रहा है कि डाउन जाएगा। ठीक है, ये आपकी कंडीशन बता रहा हूँ, एज एडवाइजर आपको अपने क्लाइंट को डिपेंड करना पड़ेगी कि मार्केट लग रहा है आपको कि मार्केट अभी डाउन जा सकता है। हमारे पास एक लमसम पैसा है, अगर हमने वो पैसा अगर लमसम में लगा दिया, तो हो सकता है कि लमसम में लगाने के बाद मार्केट डाउन हो गया तो आपका लॉस हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हो, किसी सेफ फंड में पैसा लगाते हो। ठीक है, किसी सेफ फंड में, जैसे लिक्विड फंड है कैटेगरी, अभी आगे आप पढ़ लोगे, कि सेफ फंड में पैसा लगाते हो। और आपको ये भी डर है कि कहीं क्लाइंट ऐसा ना हो कि वो अभी कहीं और पैसे यूज कर दे, या कहीं और पैसे इन्वेस्ट कर दे, या हो सकता है कि कहीं यूटिलाइज हो जाए, खर्च हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में उस सेफ फंड में आप उससे पैसे को पार करा सकते हो, और उस पे आप एक सर्टेन टेन्योर बना सकते हो कि हर मंथ उसमें से 1,000 रुपया निकल कर इस फंड से किसी इक्विटी फंड में आ जाए और वो पैसा एवरेज होता रहे। तो ये जैसे आप में वहाँ पे सिस्टमैटिक इन्वेस्ट कर रहे थे ना, यहाँ पे सिस्टमैटिकली लेवल पे ट्रांसफर होता जाता है उस सेफ फंड से, जो मार्केट फंड है उसमें हर मंथ, हर वीक, या हर 15 दिन पे आप अपने हिसाब से ड्यूरेशन चूज कर सकते हो। तो उसमें वो ट्रांसफर होता जाता है जिससे पैसे एवरेज होते हैं, पैसे की एवरेजिंग हो जाती है। तो ये उसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, मतलब कि एक गुल्लक से पैसा निकाल के दूसरे गुल्लक में डाल रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे एसटीपी। अब तीसरा आता है एसडब्ल्यूपी। जैसे सपोज करिए कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी एज 50 या 55 या 60 प्लस है, उनको बड़ा कॉर्पस आया, लेकिन वो अब उनकी एज निकल गई आपको इन्वेस्ट करने की। अब उनका टाइम पीरियड ऐसा है कि जब उन्हें पैसे की ज़रूरत है अब। ठीक है, तो कुछ हाइब्रिड फंड्स होते हैं, या कुछ मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आप मतलब इक्विटी फंड्स में पार कर सकते हो, वो आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करेगा। तो इसकी खासियत बस ये होती है कि एक बड़ा पूल, एक बड़ा पैसा उस म्यूचुअल फंड में लगा दिया जाता है। ठीक है, और एक डेट उनसे क्लाइंट से ले ली जाती है कि आपको किस डेट पे एक सर्टेन अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो वो एक सर्टेन डेट पे एज अ पेंशन की तरह उसका पैसा चला जाता है। हर एक डेट पर, हर मंथ में आप मंथली देख सकते हो, या 15 डेज पे दे सकते हो। तो उसको कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक विदड्रॉ हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं एसडब्ल्यूपी, मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये होता है कि एक तो लॉन्ग रन में पैसा लगा होता है। सपोज करिए 1 करोड़ किसी क्लाइंट का हो गया और उसे 1 लाख रुपीज़ मंथली चाहिए, तो मार्केट का फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो मार्केट की वजह से लॉन्ग टर्म में, क्योंकि एक साल में अगर वो पैसा निकालेगा भी तो उसका 12 लाख ही विड्रॉ होगा। ठीक है, 1 लाख रुपया पर मंथ निकालेगा, लेकिन बचा हुआ जो 88 लाख रुपया है
वो पैसा मार्केट में लगा रहेगा और मार्केट ने 10% भी ग्रो अप कर दिया तो 8 लाख रुपए उसका पैसा बढ़ जाएगा। तो 12 लाख उसने विड्रॉ किया और 8 लाख रुपए उसका बढ़ गया, मतलब अल्टीमेट उसके पूल से 4 लाख ही विड्रॉ हुआ। लेकिन अगले साल मार्केट ने थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर दिया, हो सकता है कंपाउंडिंग और अच्छी हो गई, तो उसका क्या है कि कैपिटल भी बढ़ता रहता है और साथ ही साथ उसको एक सर्टेन अमाउंट भी एक सर्टेन डेट पे आता है सिस्टमैटिक वे में, तो इसलिए उसको बोलते हैं SWP। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। इंपॉर्टेंट क्या, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ओपन इंडेड क्लोज इंडेड। ओपन इंडेड का मतलब है ओपन है, ठीक है, टर्म से समझिएगा। ओपन इंडेड मतलब कि ओपन हुआ है, और क्लोज इंडेड मतलब कि ब्लॉक कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ओपन इंडेड फंड वो फंड होते हैं जब कोई म्यूचुअल फंड एनएफओ के थ्रू आता है, ठीक है, उसमें कोई भी फिक्स टाइम मेच्योरिटी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप कभी भी पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, आपके लिए ओपन है, ठीक है। इस तरीके के जो फंड होते हैं वो ओपन इंडेड फंड होते हैं। और क्लोज इंडेड फंड होते हैं जिनमें एक सर्टेन एक फिक्स मेच्योरिटी होती है या एक लॉक इन पीरियड भी होता है कि आप इस टाइम से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। तो उस तरीके के जो फंड्स होते हैं उन फंड्स को हम लोग क्लोज इंडेड फंड बोलते हैं, ठीक है। क्लोज इंडेड फंड के एग्जांपल्स जैसे ELSS है, रिटायरमेंट प्लान है, उनमें 5 साल का लॉक इन नहीं होता है। चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड है, जैसे बच्चे की एज जब तक 18 नहीं होगी वो पैसा लॉक रहेगा। और बहुत सारे फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स भी आते हैं जो कि एक क्लोज इंडेड कहने का मतलब ये कि जब ये म्यूचुअल फंड क्लोज होगा तो क्लोज होने के बाद ही आपको वो पैसा निकाल सकते हो, कंप्लीट होने के बाद उसका एक सर्टेन टेन्योर होता है। और ओपन इंडेड में कोई टेन्योर नहीं होता, जब तक लाइफ लॉन्ग पैसा ले रहा है वो एम आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको यहाँ पे, बस यही था इसमें। ओपन इंडेड फंड्स अलाउ टू इन्वेस्टर टू इंटर और एग्जिट एनी टाइम आफ्टर एनएफओ, ठीक। Closed-ended fund have fixed maturity. Investor can buy units of closed-ended scheme from the fund only during its NFO. Closed-ended fund have a fixed unit capital. एक और चीज है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओपन इंडेड में AUM कितना भी बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन क्लोज इंडेड फंड में जब इसका NFO आता है तो अगर इसने 1000 करोड़ का AUM लेना है, ठीक है, जैसे ही 1000 करोड़ रुपया आ गया मार्केट से, सब्सक्राइब हो गया, लोगों ने पैसा लगा दिया, तुरंत ये बंद हो जाएगा, अब ये नहीं खुलेगा, ठीक है। अब पूरा पैसा ब्लॉक हो गया, अब सभी इन्वेस्टर्स को एक सर्टेन पार्टिकुलर टाइम फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पैसा मिल जाएगा, ठीक। अब आते हैं ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड फंड में डिफरेंस क्या होता है। कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे देखें, ओपन इंडेड में कोई कैपिंग नहीं होती, आप जितना पैसा जब 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 लोग जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। और क्लोज इंडेड में लिमिटेड, वही बताया ना, 1000 करोड़ रुपए लिमिट पहुंच गई, अब आगे इन्वेस्ट नहीं होगा। डेट ऑफ रिडेम्पशन नॉट फिक्स्ड, आप कभी भी पैसा ले सकते हो, कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें फिक्स टाइम होता है, ठीक है, फिक्स डेट इनकी 7 साल के लिए होना है। लिक्विडिटी 100% होती है, लिक्विडिटी लेस देन 100% भी हो सकती है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा है कि कंपनी बीच में कुछ पार्शियल विड्रॉ का ऑप्शन देती है क्लोज इंडेड में, ऐसे टाइम पे कुछ नए लोगों को इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शन देती है, तो लेकिन पूरा पैसा निकालने का ऑप्शन नहीं होता, एक लॉक इन सर्टेन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कुछ पैसा निकाल सकते हो, तो ये क्लोज इंडेड में होता है। लिस्टिंग नॉट लिस्टेड एट एक्सचेंज, ओपन इंडेड। क्लोज इंडेड लिस्टेड एट एक्सचेंज, एक्सचेंज में लिस्ट होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ फंड मैनेजर अंडर प्रेशर टू मीट द ऑब्जेक्टिव एंड रिडेम्पशन प्रेशर। ओपन इंडेड में ये प्रेशर होता है कि पैसा अगर फंड मैनेजर परफॉर्म नहीं करेगा तो लोग उस फंड से पैसा निकाल के किसी और फंड में चले जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर फंड मैनेजर के ऊपर प्रेशर होता है कि मुझे अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखना है, नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा रिडम्पशंस आ जाएंगे। अब क्लोज इंडेड में क्योंकि पैसा ब्लॉक हो चुका है, फंड में इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा दिया है, तो उसके पास फ्रीडम होती है, प्रेशर कम होता है या ना के बराबर होता है रिडम्पशन का, क्योंकि रिडीम किया ही नहीं जा सकता। एनएवी डिपिक्ट्स 100% एसेट एंड सिक्योरिटीज वैल्यू, ठीक। जो भी आपकी एनएवी होती है, जो आप भी पैसा लगाते हो उसके जो भी आप उस वैल्यू के हिसाब से जो भी आपकी आपके यूनिट्स अलॉट होते हैं उस एनएवी के उसमें एनएवी डिक्लेयर होती है, ठीक। अब क्लोजिंग डेट में क्या होता है, लिस्टेड एज डिस्काउंटेड बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी प्रेशर, वो डिस्काउंट पे कभी कभी क्या होता है कि पूरा सब्सक्राइब नहीं होता है तो डिस्काउंट भी ऑफर किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो जो है आपका डिस्काउंट कभी 10 रुपए की फेस वैल्यू है तो उसको 9 रुपए भी किया जा सकता है,
तो ये आपका क्लोजिंग डेट में ही होता है। अब इंटरवल फंड क्या होता है, जैसे आप मूवीज देखते हो तो बीच में इंटरवल होता है। तो बेसिकली इंटरवल फंड कुछ नहीं होता है, इसमें दोनों फीचर होते हैं, कंबाइंड फीचर होते हैं ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड के। कि सपोज करिए कोई फंड है, ठीक है, वो ओपन हुआ, वो एज अ क्लोज इंडेड ओपन हुआ, ठीक। अब एक सर्टेन टाइम के बाद लगा कि इस फंड में हम और पैसा मंगा सकते हैं, ठीक है, तो उस टाइम के लिए उसको वापस से ओपन कर दिया जाता है। कुछ सर्टेन 15 दिन के दिन टाइम होता है, उसमें 15 दिन में के लिए फिर से खोल दिया जाता है कि इस फंड में हम फिर से पैसा ले रहे हैं। तो वो इन्वेस्ट होने के बाद फिर से वो लॉक हो जाता है, फिर से वो क्लोज हो जाता है और सर्टेन पीरियड के बाद ही वो पैसा खुलता है। तो इस तरीके का जो फंड होता है जिसमें दोनों फीचर अवेलेबल होते हैं। अब दोनों फीचर नहीं मानिएगा कि हमेशा ओपन एंडेड होता है, कभी भी। वो एक सर्टेन टाइम पे कंपनी को जब डिमांड लगती है तो वो उस फीचर को लेकर के आता है। लेकिन इसको लिस्टिंग के टाइम पे या जब भी ये ऑफर लेके आ रहे हैं, पहले ही इन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम इंटरवल फंड लेकर के आ गए हैं, कि एक सर्टेन टाइम के बाद हम इसको ओपन करेंगे कुछ टाइम के बाद, और इसको ओपन करके 15 दिन बाद फिर इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके के जो फंड्स होते हैं, ये आपके फंड्स होते हैं, आपके इंटरवल फंड्स। अब इसको पढ़ लेते हैं। इंटरवल फंड्स कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स। दे आर लार्जली क्लोज एंडेड बट become open ended at space pre-specified intervals. The periods when an interval schemes become open ended are called transaction period. The period between the close of transaction period and the opening the next transaction period is called a interval period. ठीक है, फिर से देखते हैं। इंटरवल स्कीम बिकम्स ओपन एंडेड आर कॉल्ड ट्रांजेक्शन पीरियड। जब वो ओपन हो जाता है तो उसे हम ट्रांजेक्शन, मतलब उस टाइम पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। द पीरियड बिटवीन द क्लोज ऑफ ट्रांजेक्शन पीरियड, मतलब कि ओपन एंडेड था, ठीक है, इस ड्यूरेशन ओपन एंडेड था, यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ठीक। क्लोज होने के बाद एंड ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पीरियड इज कॉल्ड इंटरवल पीरियड। अब नेक्स्ट टाइम पे जब ये ओपन होगा, इस बीच के जो ड्यूरेशन को बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरवल पीरियड, ठीक है। अब मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन पीरियड इज 2 days एंड मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल पीरियड इज 15 days, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, 2 days एंड 15 days। अब हम आते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो कि स्टॉक मार्केट में बाई और सेल की जा सकती है, एक्सचेंज में ट्रेड की जा सकती है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ETF। अब पढ़ते हैं। ETF आर दोज म्यूचुअल फंड स्कीम दैट आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक। जिस तरीके शेयर्स होते हैं उसी तरीके से इनको ट्रेड किया जा सकता है। दिस फंड यूजुअली ट्रैक ऑन इंडेक्स और यूज अ फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन सम इंडेक्स, सो दे आर पैसिव इन नेचर। और ये जो होते हैं पैसिव इन नेचर होते हैं, ये पैसिव फंड्स ही होते हैं एक तरीके से। अब दूसरा एक्टिवली मैनेज फंड्स, मैंने अभी पहले कुछ मेंशन किया होगा कि कभी कभी फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है तो उससे इसके एक्सपेंस रेशियोज थोड़े से हाई होते हैं, तो एक्सपेंस के बेसिस पे मैंने वो बताया था, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। एक्टिवली मैनेज फंड आर फंड वेयर द फंड मैनेजर हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विद इन द ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम्स। कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं जो कि फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है, जैसे कि फ्लैक्सी कैप फंड एक्टिवली मैनेज किया जाएगा कि अगर मार्केट पीक पे चला गया है तो हमें लार्ज कैप पे शिफ्ट होना पड़ेगा, स्मॉल कैप से निकल गए। मार्केट बॉटम पे आ रहा है, लग रहा है कि मार्केट अब अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो लार्ज कैप से हम लोग स्मॉल कैप की शिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके एक्टिवली फंड मैनेजर को मैनेज करना पड़ता है। तो इस तरीके के जो फंड होते हैं उसको एक्टिवली मैनेज फंड बोलते हैं। पैसिव फंड, पैसिव फंड बेसिकली वो फंड होते हैं जैसे कोई एक इंडेक्स को बेंचमार्क बना दिया, उस इंडेक्स में पैसा लगा दिया, उसको एक्टिवली फंड मैनेजर मैनेज नहीं करता है, बस उसमें इन्वेस्ट कर दिया, जैसा अब वो इंडेक्स परफॉर्म करेगा उसी हिसाब से उस फंड्स को भी वो म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म करेगा। तो उस इंडेक्स में से सिलेक्टेड स्टॉक में पैसा लगा दिया जाता है प्रोपोर्शनेटली, और वो पैसा ग्रो करता रहता है इंडेक्स के हिसाब से। तो अब पढ़ लेते हैं। पैसिव फंड इन्वेस्ट ऑन बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड इंडेक्स whose performance is seek to track. They are not designed to perform better than the market. Such schemes are also called index schemes. These schemes have low running cost, क्योंकि उसको मैं एक्टिवली मैनेज नहीं करना है इसलिए उसका लो रनिंग कॉस्ट होता है। क्वेश्चन अगर आपको आ गया कि
विच फंड इज मोर एक्सपेंसिव इन म्यूचुअल फंड। उसमें ऑप्शन आ गया एक्टिव मैनेज फंड, ETF, पैसिव फंड या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको वहां पे माइंड में तुरंत रहेगा एक्टिवली मैनेज कर रहा है फंड मैनेजर, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, तो एक्टिव मैनेज फंड आपका आंसर होगा। ठीक। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, वही क्लोज इंडेड फंड जो भी होते हैं, वो डेट फंड में जो पैसा लगाते हैं फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स होता है। फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स आर काइंड ऑफ क्लोज इंडेड डेट फंड। डेट फंड मतलब कि जो इंटरेस्ट जिसमें मिलना है उस तरीके के कई तरीके के कंपनीज के जिसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सिलेक्ट करता है खुद ही फंड मैनेजर बॉन्ड्स को और इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन आपको पैसा एक सर्टेन मेच्योरिटी पर ही अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो फंड होते हैं जिसमें फिक्स मेच्योरिटी होती है और डेट फंड में लगाते हैं, तो ये जो फंड्स आपके म्यूचुअल फंड कहलाते हैं फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। अब कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स आर क्लोज in hybrid funds. In these types of funds, the exposure equity is typically taken through the equity derivative market. अब मैं आपको समझाता हूँ एक नॉर्मल लैंग्वेज में। कैपिटल प्रोटेक्शन फंड क्या होता है, इसमें 80 to 85% पैसा डेट फंड में लगता है। ठीक है, जो कि सेफ इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का काम है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे। और जो 10 से 15% पैसा है वो इक्विटी डेरिवेटिव्स में, जैसे ऑप्शंस में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि ऑप्शंस को ट्रेल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन की राइटिंग की जाती है, उससे उस प्रीमियम को इंस्टीट्यूशनल एज अ प्रॉफिट बुक करते हैं, उस प्रीमियम को जीरो होने का वेट करते हैं। तो ऑप्शंस का मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन या ऑप्शन के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आप माइंड में रखिए कि ऑप्शन जैसी एक चीज होती है जो आप डेरिवेटिव में पढ़ोगे। अगर आप NISM 8 पढ़ोगे अभी मेरा, तो उसमें आपको मिलेगा। तो वहां पे डेरिवेटिव के थ्रू प्रॉफिट बुकिंग की जाती है कुछ स्ट्रैटेजीज करके, कुछ डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज को यूज करके, और आपके कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करने के साथ साथ कुछ एडिशनल रिटर्न बना के दिया जाता है आपको। ठीक है, तो इस तरीके का जो फंड होते हैं जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं और आपका डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी से थोड़ा सा रिटर्न आपका फंड और जनरेट करता है। केवल डिपेंड नहीं होता है केवल फिक्स इंटरेस्ट आ रहा है, उसके अलावा 15% का जो गैप है 80-85% तो डेब्ट में लगाता है, जो 15% या 10% का जो आता है गैप, उसमें एक्सपोजर लेते हैं वो डेरिवेटिव का तो या इक्विटी का। तो इस तरीके का जो फंड होता है, इस तरीके से जो कस्टमाइज किया जाता है फंड, उसको बोलते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे रोज आपके देखते होगे कि आप सभी लोग टोल भरते हो, ठीक है, NHAI। तो NHAI भी क्या करता है कि उसको भी अपने सड़कों को हमेशा मेंटेन करके रखना है, तो वो भी अपना एक बॉन्ड लेकर के आता है। उसी तरीके से पावर कॉरपोरेशन जो भी स्टेट की है, जैसे यूपी का यूपी पावर कॉरपोरेशन, केरला का केरला स्टेट पावर कॉरपोरेशन, राजस्थान का अपना, वो भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लेती हैं। तो लोन लेने के लिए कहाँ जाती हैं, या तो पब्लिक के पास आती हैं या तो म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशनल्स के पास जाती हैं। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है अलग अलग स्टेट से या अलग अलग कंपनीज से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, जो कि आप ऊपर फोटोज में देखो, ब्रिज बनाने वाली कंपनी अलग होगी और पावर सप्लाई की अलग होगी, ठीक है, और आपके रेलवेज के भी बॉन्ड्स आते हैं। तो ये सब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस तरीके के जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, इस तरीके के जो बॉन्ड्स की एक कैटेगरी बना ली जाती है, उनको म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड उनका लेकर के आता है। तो इस तरीके के जो म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हो, तो इस तरीके के फंड होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। एक्चुअली क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में क्या होता है कि इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन रखा जाता है, क्योंकि ये जो पैसा लेते हैं NHAI या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कम से कम 20 साल 25 साल इतना लंबा करते हैं। तो इस तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो ये पेंशन फंड्स, इसमें इस तरीके के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स इस तरीके के उसमें इन्वेस्ट करती है, क्योंकि पेंशन का पैसा आज तो किसी बंदे को चाहिए नहीं होता है वो चाहे उनको रिक्वायरमेंट होती है 20 साल बाद 25 साल बाद। तो वो इस तरीके के एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं वो इंस्टीट्यूशनल, वो पेंशन इंस्टीट्यूशनल। तो वो आपका फंड कहलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। अब इसको पढ़ लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट can be sponsored by commercial banks and NBFCs in India, in which domestic offshore institutional investors, especially insurance and pension fund, जैसे मैं बता रहा था ना पेंशन फंड, इसमें इंश्योरेंस भी आती है
और साथ ही कुछ डोमेस्टिक या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आपका जैसे कि ये बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज भी हो गई, ठीक है, और आपका PFRDA जो कि पेंशन को रेगुलेट करता है वो भी आ गया। तो वेट करिएगा। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो मैं बता रहा था पेंशन फंड इस फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशनल है वो सभी उसमें पैसा लगाते हैं। तो इस तरीके के जो फंड होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन इनको रहता है, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कर रहा है तो 10 साल 15 साल के लिए, तो उस तरीके के जो फंड है आपको तुरंत लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होती है इंश्योरेंस वगैरह में, तो उस तरीके के जो इंस्टीट्यूशनल्स है वो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क। म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज को एक ऐसी फैसिलिटी देती है कि आप कम से कम रेगुलेशन करो, कुछ चीज़ों को आप फॉलो फॉलो करो, कुछ रेगुलेशन को मानो, वो सारी चीज़ें कमिटमेंट करो, अपने ब्रोशर में दिखाओ लोगों को, उसके बाद आप अपना म्यूचुअल फंड ले आ सकते हो। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो रेगुलेटरी ने डिफाइन किया है, इस पूरे प्रोसेस के फ्रेमवर्क को फ्रेम किया गया है, इस पूरे प्रोसेस को जो ड्राफ्ट किया गया है उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। MF लाइट फ्रेमवर्क फॉर पैसिवली मैनेज्ड स्कीम। ये पैसिवली मैनेज्ड स्कीम्स होते हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा कुछ नहीं बताना, उसमें डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये इंडेक्स है, इन इंडेक्स के इन चीज़ों में हम पैसा लगा रहे हैं। तो सेबी उन चीज़ों को देखती है, अच्छा इन चीज़ों में पैसा लगा रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम अप्रूव कर देते हैं, तो म्यूचुअल फंड ला सकते हो। तो इस तरीके के फंड होते हैं, और ये आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी होते हैं। तो ये कैटेगरीज होती हैं, कुछ इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, और कुछ फंड्स ऑफ फंड, मतलब बहुत सारे इंडेक्स फंड्स हैं अलग अलग, जैसे डिफेंस फंड हो गया, मिड कैप फंड्स का इंडेक्स हो गया, तो इंडेक्स में से चूज किया और कई इंडेक्स को चूज करके फंड बना लिया, अपना एक फंड बना लिया, मतलब कई म्यूचुअल फंड्स को चूज करके एक फंड बना लिया, उसको बोलते हैं फंड्स ऑफ फंड। और अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स या कुछ और म्यूचुअल फंड स्कीम चल रही है उसको उठा के उसमें पैसा लगा दिया। तो ये आपका MF लाइट फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट हो गया फॉर पैसिवली मैनेज स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। चैप्टर 9 ऑफ द म्यूचुअल फंड रेगुलेशन डिफाइंड, ये आ सकता है क्वेश्चन, तो चैप्टर 9 ने डिफाइन किया है म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क को, ठीक है। MF लाइट एज अ म्यूचुअल फंड इज दैट हैविंग ओनली सच इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, fund of fund or other mutual fund schemes, ठीक है। MF Light scheme is defined as any such launched by mutual fund light or any other eligible passive schemes as may be specified by the board from time to time, ठीक है। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं मार्केट कैप के बेसिस पे कैसे कैटेगराइज किया जाता है कि ये लार्ज कैप है, ये मिड कैप है या स्मॉल कैप है। तो इसे सेबी ने डिफाइन किया हुआ है, जो भी मार्केट कैप जो भी हाईएस्ट होगा, तो फर्स्ट से लेके 100 तक, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज है, रिलायंस का तो कई लाख करोड़ का है म्यूचुअल, कई लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो वो एक कंपनी हो गई। TCS का कई लाख करोड़ का है। तो इस तरीके से टॉप की कैटेगराइज किया जाता है, टॉप की जो 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन है उन्हें लार्ज कैप, अगर रिलायंस उसमें फॉल कर रही है तो वो लार्ज कैप हो गई, TCS उसमें फॉल कर रहा है तो लार्ज कैप होगा, मतलब कि मार्केट कैप निकाला जाएगा। तो ऊपर से जैसे हम लोग फिल्टर नहीं लगाते एक्सेल में, तो जो टॉप से 100 हुआ, ठीक है, वो उसको सीधा बोल दिया गया भाई तुम लार्ज कैप हो। अब 101 से लेकर 250 कंपनी जो होगी वही एक्सेल का फिल्टर लगाया, वहां पे 101 से लेकर 250 नंबर तक की जो कंपनी होगी उसे बोला जाएगा मिड कैप, और 291 नंबर से उसके बाद जितनी है, चाहे 1000 तक चली जाए, चाहे 2000, जितने भी लिस्टेड है, वो सारी कंपनीज को स्मॉल कैप कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। इसको बस याद कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक। अब आगे आते हैं इक्विटी स्कीम्स में। इक्विटी स्कीम्स बहुत कैटेगरीज होती हैं, बहुत तरीके के उनकी विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि मैं यहाँ पे बताता हूँ। मल्टी कैप फंड आप एक बार सामने पढ़ लो, इसमें कुछ समझाने वाली चीज है नहीं, आप इसको पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हो, इसको थोड़ा सा आपको याद करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज आपको याद करते हैं। मैं पढ़ देता हूँ। मल्टी कैप फंड में क्या होता है, लार्ज कैप का 25%, लार्ज कैप आप समझ ही चुके हो, 1 से लेकर 100 तक,
ठीक, मिड कैप 101 से लेके 250 और स्मॉल कैप 251 से लेके अनलिमिटेड जहां तक जितनी लिस्टिंग है, तो उनमें से चूज करके जो इसकी स्कीम बनाई जाती है उन्हें बोलते हैं मल्टी कैप। फ्लेक्सी कैप फंड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी अक्रॉस मार्केट कैपिटल 65%, मतलब कि इसमें कोई लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का कॉन्सेप्ट नहीं है। इक्विटी में आप 65% मिनिमम इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद आप चाहे डेट में करो चाहे गोल्ड में करो, कोई मतलब नहीं है। फ्लेक्सी कैप में मिनिमम इक्विटी में आपको किसी भी मार्केट कैप में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप लगाते हो, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सी कैप फंड। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है ना, आप कभी भी इधर स्मॉल में मूव कर लो, कभी भी आप लार्ज में मूव कर लो, कभी आप मिड में मूव कर लो। लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप कंपोनेंट 80% ऑफ टोटल एसेट्स, मतलब कि जो भी एम होगा 80% आपको लार्ज कैप में करना है, मतलब 1 से लेके 100 तक में। ठीक, लार्ज एंड मिड कैप, मतलब लार्ज में 35%, मिड में 35%, मतलब 70% इन दोनों में होना चाहिए, मेजर वेटेज होना चाहिए, तभी आपका वो लार्ज एंड मिड कैप फंड कहलाएगा। मिड कैप फंड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मिड कैप में 65% होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल कैप में भी यही होगा 65% स्मॉल कैप में, मतलब 251 में से कितना जहां तक लिस्टिंग है। डिविडेंड यील्ड फंड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65% है डिविडेंड यील्ड। बहुत सारे ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली डिविडेंड देते हैं, हर साल देते हैं। बहुत सारे पीएसयूज कंपनीज हैं, उसमें पीएसयूज बैंक्स भी हैं। ठीक है, जैसे बीएचईएल हो गया, बीईएल हो गया, ठीक है, और पीएफसी हो गया, आरईसी हो गया, इस तरीके के स्टॉक्स फिल्टर किया जाता है जो हर साल डिविडेंड देते हैं। तो डिविडेंड जो हर साल देते हैं उस तरीके के स्टॉक्स को ढूंढ के पैसा लगाया जाता है, तो ये स्कीम डिविडेंड यील्ड फंड कहलाती है। वैल्यू फंड, वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। वैल्यू फंड क्या होता है, मैं आपको सीधे से बता देता हूँ। जब आप कोई भी बैलेंस शीट पढ़ते हो ना, तो उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है कि पूरे एसेट से लायबिलिटी माइनस की जाती है, फिर जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, एक्चुअल वैल्यूएशन निकाली जाती है, उसको बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है कोई स्टॉक्स, ठीक है, और लग रहा है कि कल को ये आगे परफॉर्म करेगा क्योंकि फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से भी उसके शेयर का प्राइस कम है, तो मतलब कि आने वाले टाइम पे वो परफॉर्म करेगा, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो इस तरीके के जो फंड होते हैं, क्योंकि वैल्यू कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी वैल्यू कम है, तो उसको बोला जाता है आपका वैल्यू फंड। ये आपको कहीं इधर दिखेगा नहीं, ये कॉन्सेप्ट बस आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, अभी या आप गूगल करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं पता होगी तो आप गूगल कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने नॉर्मल तरीके में बता दिया है क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं जा सकते। कॉन्ट्रा फंड, कॉन्ट्रा फंड में क्या होता है कि 65 ऑफ टोटल परसेंट कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। कॉन्ट्रा फंड का मतलब ये होता है कि जब मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है, जैसे ऑटो आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा सेक्टर है जो कि रिवर्स है, वो परफॉर्म नहीं किया है, तो अपोजिट सेक्टर्स में अपोजिट जो परफॉर्म नहीं किया है, इस स्ट्रैटेजी को कि ये परफॉर्म कर चुका है, फंड मैनेजर सोचता है कि ये परफॉर्म कर चुका है, ये अब कितना ही करेगा, लेकिन ये परफॉर्म अभी नहीं किया है, ये आने वाले टाइम पे परफॉर्म करेगा बहुत जल्दी। तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी सोचता है, थोड़ा सा अलग सोचता है, इसलिए वो जो पैसा लगाता है, और इसी कॉन्ट्राडिक्टरी सोच के लिए उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा फंड। फोकस्ड फंड, इसमें मैक्सिमम नंबर 25 से 30 होते हैं, ठीक है, स्टॉक्स के 30 से ऊपर नहीं जाता। फोकस कर लिया जाता है कि मैं केवल इन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाऊंगा, इसके अलावा किसी स्टॉक में पैसा नहीं लगाऊंगा। इस तरीके का जो फंड होते हैं वो फोकस फंड कहलाते हैं। सेक्टोरियल फंड, 80% ऑफ टोटल एसेट इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, मतलब डिफेंस का सेक्टर है तो 80% उसी सेक्टर में पैसा लग गया, उसी सेक्टर के जो उस इंडेक्स है उसमें पैसा लग गया। ठीक है, पीएसयू बैंक्स फंड आ गए, कोई म्यूचुअल फंड आया तो पीएसयू बैंकिंग के ही जो फंड है या स्टॉक्स हैं उसी में पैसा लगेगा, जो कि 80% होगा। ठीक, टू पूरे ईएम का वो उसमें लगेगा। ईएलएसएस, एटलीस्ट 80% इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 80C टैक्स बेनिफिट 3 इयर्स लॉक इन। ईएलएसएस क्या होता है, 80% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट पे पैसा लगता है, लेकिन इसमें एक फीचर होता है, ये 80C में जो सेक्शन 80C है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें डिडक्शन देता है, लेकिन इसमें लॉक इन जो होता है वो 3 साल का होता है। अगर आपने इन्वेस्ट किया 3 साल से पहले उस पैसे को आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक, अब इम्पोर्टेंट वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड के लिए एक चीज है जो आपको नजर में रखनी है। म्यूचुअल फंड इन इंडिया परमिटेड ऑफर आइदर वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड। इफ म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च्ड वैल्यू फंड then it cannot launch contra fund. If mutual fund has launched contra fund, then it cannot launch value fund. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रा फंड किसी म्यूचुअल फंड में लॉन्च किया है तो वैल्यू फंड नहीं लॉन्च कर सकता।
और किसी ने वैल्यू फंड लॉन्च किया है तो वो कॉन्ट्रा फंड लॉन्च नहीं कर सकता। अब जैसे इक्विटी फंड की कैटेगरीज थी वैसे डेट फंड की कैटेगरी है। ओवरनाइट फंड, डेट फंड वो ऐसे फंड है कि जिसमें आप एक दिन से लेकर के 365 दिन के अलग अलग अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी लिक्विडिटी के हिसाब से पैसा लगा सकते हो। जैसे ओवरनाइट फंड, इन्वेस्टमेंट इन ओवरनाइट सिक्योरिटीज हैविंग मैच्योरिटी ऑफ 1 डे। मतलब कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जैसे 1 करोड़ रुपए है किसी बिजनेसमैन के पास, उनके करेंट अकाउंट में पैसा होता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि अगर वो पैसा शाम को ऐसे ही चला गया तो उनको उस पैसे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक दिन की मेच्योरिटी होती है, वो तुरंत आज शाम को पैसा पार कर सकते हैं वो सेम डे आज, क्योंकि आज सैटरडे संडे आने वाला है, ठीक है, सपोज करिए फ्राइडे को पैसा बल्क है तो सैटरडे संडे को वो कहीं ना बैंक में इन्वेस्ट कर सकता है ना कहीं, तो वो ओवरनाइट फंड में करेगा तो 2 दिन का उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा जो भी। तो इस तरीके के जो स्कीम्स होते हैं तुरंत इमीडिएट लिक्विडिटी वाले, उसमें एक ऑप्शन होता है ओवरनाइट फंड। दूसरा लिक्विड फंड, डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज विद मेच्योरिटी अप टू 91 डेज ओनली। कुछ कुछ टीबिल्स होते हैं जो कि 90 दिन या के होते हैं, तो उसमें पैसा लगाया जाता है। इसमें भी पैसा अगर आज लिक्विड किया तो कल के कल आ जाएगा, ठीक है, ये लिक्विड फंड होते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, किसी के पास पैसा ऐसा है जो कि 3 से 6 महीने तक वो उसे यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन वो लिक्विडिटी भी चाहता है, एफडी करेगा तो पेनल्टी लग जाएगी या इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड कहीं उससे ज़्यादा ही पैसा दे देता है, 5%, 5.5%। तो वो आपका इतना टाइम फ्रेम है 3 से 6 महीने, तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में वो पैसा लगा देगा। मनी मार्केट फंड 1 साल तक का नजरिया है, 1 साल तक वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से, लेकिन 6 महीने से सॉरी 1 साल तक का अगर होता है उसका कि अप टू 1 साल तक में उसका मेच्योर हो जाएगा, तो आपका मनी मार्केट फंड है। लो ड्यूरेशन फंड मैं यहाँ पे स्किप कर गया था, 6 महीने से 12 महीने का किसी का हॉरिजॉन है अपना पैसा ब्लॉक करके रखना है, वो इस पे आ जाता है, रिडेम्पशन सभी में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 1 साल से 3 साल। मीडियम ड्यूरेशन फंड 3 साल से मीडियम 4 साल, मतलब कोई एक सर्टेन मीडियम ड्यूरेशन 3 से 4 साल का नजरिया रख रहा है, उस तरीके के फंड भी आते हैं। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड भी आते हैं जो कि 4 से 7 साल है। और डायनेमिक बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ड्यूरेशन बॉन्ड ऑल मेच्योरिटी टर्म्स, मतलब कि वो एक कस्टमाइज करके फंड बनाया जाता है, तो हर कैटेगरीज के हिसाब से पैसा लगाया जाता है ड्यूरेशन के हिसाब से। कॉर्पोरेट बॉन्ड 80% पैसा AA+, मतलब ये हाई रेटिंग होती है, एकदम सेफ होता है आपका पैसा, इस तरीके के बॉन्ड्स में पैसा लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप एक चीज कह रहे होगे कि यार एक दिन का भी ऑप्शन है, 91 डेज का भी है, 7 साल का हम पैसा क्यों फंसाएं। बस ये इतना समझिएगा, जितना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करोगे हो सकता है आपको बेनिफिट या आपको जो उस पे इंटरेस्ट है या जो आपको बेनिफिट है वो आपको थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है लोअर की कंपैरिजन में। तो ड्यूरेशन अगर बढ़ेगा तो आप ज़्यादा लंबे समय के लिए कमिट कर रहे हो तो आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपके डेट म्यूचुअल फंड आ गए। अब आगे भी है इसमें क्रेडिट रिस्क फंड, मिनिमम 65% AA एंड बिलो रेटेड बॉन्ड। जो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है उसमें AA+ ये हायर कैटेगरी होती है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क फंड थोड़ा सा रिस्क ले लेता है और उस रिस्क के बेसिस पे आपको रिवार्ड थोड़ा सा ज़्यादा देता है, तो इसमें 65% मिनिमम AA या उससे नीचे के स्टैंडर्ड के जो बॉन्ड है उस पर पैसा लगता है। बैंकिंग एंड PSU फंड, डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंक, अगर बैंक जो बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बॉन्ड्स इशू करती है, उस तरीके के या PSU सेक्टर कुछ बॉन्ड्स इशू जैसे यूपी PCL हो गया, PFC हो गया, तो उसमें पैसा लगता है, ठीक है, 80% ऑफ टोटल एसेट्स। गिल्ड फंड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होता है 80% तक, इस फंड वालों को इस फंड मैनेजर को 80% अपने टोटल एम का इन्वेस्ट करना पड़ता है जीसेक में, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। गिल्ड फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन, इसमें 80% आपका जीसेक में करना पड़ता है, सच दैट मैक्युले ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 10 ईयर्स, और 10 साल के लिए अगर सिनेरियो है 10 साल का क्लोज इंडेड इसमें होता है, ठीक। आपका इन्वेस्टमेंट का होरिजोन होना चाहिए इसमें। फ्लोटर फंड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट 65% ऑफ टोटल एसेट। फ्लोटर फंड क्या होता है कि कभी कभी मार्केट में RBI रेट्स को चेंज करती रहती है, तो उसकी वजह से रेट चेंज होते रहते हैं, लॉक नहीं रहते। जैसे सपोज करिए कि अभी
6.50 का इंटरेस्ट रेट है, कल को आरबीआई ने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, 7% कर दिया, तो वो रिटर्न्स भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के बॉन्ड भी आते हैं, तो उस तरीके के बॉन्ड्स में आपका इन्वेस्ट होता है, तो वो फ्लोटिंग बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए फ्लोटर फंड्स कहलाते हैं। अब हाइब्रिड फंड्स, इन्वेस्टिंग इन 2 और मोर एसेट क्लास, मतलब डेट में भी पैसा लग रहा है और इक्विटी में भी पैसा लग रहा है। तो इसकी कैटेगरीज है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इसमें इक्विटी में 10% लगेगा और मैक्सिमम इक्विटी चला जाएगा तो 25% जाएगा। तो और डेट में 75% 90% वो फंड मैनेजर डिसाइड कर लेगा टाइम टू। अगर इस रेंज में है तो इसे बोलेंगे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। बैलेंस हाइब्रिड फंड क्या है? इक्विटी में 40% से 60% तक का एक्सपोजर फंड मैनेजर ले सकता है, बढ़ा सकता है। और डेट 40% से लेकर 60%, मतलब कि मार्केट काफी पीक पे है तो उस समय डेट को 60% कर देगा, इक्विटी को 40 कर देगा। और मार्केट कभी डाउन आ गया तो उस समय इक्विटी को 60 कर देगा, डेट को कर देगा। इस तरीके को फंड को बैलेंस हाइब्रिड फंड बोलते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड मतलब इसमें इक्विटी का एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, रिस्क थोड़ा जाने एग्रेसिव हो जाता है, रिस्क थोड़ा ले लिया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा, बढ़ा दिया जाता है। तो वो 65 to 80% आपका इक्विटी में कर देता है, 20% से 25% आपका टोटल एसेट्स, मतलब आपका डेट में। डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज, इन्वेस्ट इन इक्विटी दैट इज मैनेज डायनेमिकली 0 to 100%, कभी कभी पूरा पूरा इक्विटी ले सकता है, कभी कभी पूरा पूरा डेट ले सकता है फंड मैनेजर। मल्टी एसेट एलोकेशन, invest in at least 3 asset class with a minimum allocation at least 10% each in all 3 asset class। मतलब मल्टी एसेट फंड में ICICI का एग्जांपल बताता हूँ। ICICI का मल्टी एसेट फंड है, वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, सिल्वर में भी इन्वेस्ट करता है, कॉपर में भी इन्वेस्ट करता है और साथ ही साथ आपके इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है। तो अलग अलग एसेट कैटेगरीज हो गई। आर्बिट्राज फंड, आर्बिट्राज फंड, आर्बिट्रेज एक स्ट्रैटेजी होती है कि एक मार्केट में इन्वेस्ट करके, दो अलग अलग तरीके के मार्केट में इन्वेस्ट करके उसके जो गैप है उस गैप का बेनिफिट कमाता है। तो इस तरीके के जो फंड होते हैं आपके आर्बिट्राज फंड होंगे। जब आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी कुछ होगी तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा एनाइसम 8 में। ठीक है, बस आपको इसको याद करना है कि स्कीम फॉलोइंग आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी, मतलब सपोज करिए कि कैश मार्केट में एक अलग एक्सपोजर बनाया है और डेरिवेटिव मार्केट में अलग एक्सपोजर बनाया है, तो उसके बीच का जो गैप है, प्रीमियम गैप है, एक प्रीमियम होता है, उस प्रीमियम से का जो बेनिफिट उसने अपने पास मेंटेन किया, उस बेनिफिट के बेसिस पे वो एलोकेट करता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्राज। ठीक है। इक्विटी सेविंग, इक्विटी सेविंग मतलब कि इक्विटी में ही पैसा लगेगा। इक्विटी मिनिमम 65% ऑफ टोटल एसेट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन डेट 10% ऑफ टोटल एसेट। ठीक है। और हेजिंग अलाउ, इसमें क्या है कि हेजिंग स्ट्रैटेजी इसमें अलाउ होती है। इस तरीके में हेजिंग क्या होता है कि कोई भी आज पैसा, कोई भी शेयर चल रहा है लेकिन लगता है कि ये गिर सकता है, तो फ्यूचर्स में उसको बेच दिया जाता है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज को इसमें यूज किया जाता है। म्यूचुअल फंड इंडिया परमिटेड टू ऑफर आइदर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और बैलेंस फंड। तो ये आपके, मुझे लग रहा है जो कैटेगराइज थी वो आपकी क्लियर हो गई है। अब कुछ और भी कैटेगराइज होती हैं कि जिन्हें हम लोग कैटेगराइज करते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, पहला रिटायरमेंट और चिल्ड्रन फंड। रिटायरमेंट फंड्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि रिटायरमेंट के लिए, ठीक है, कुछ इसमें लॉक इन पीरियड भी होगा। तो मैं बताता हूँ, 5 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है, या उस बंदे की एक रिटायरमेंट एज, मतलब जो कि इंडिया में 60 साल है, दोनों में से जो पहले कंप्लीट करते हैं। सपोज करिए किसी ने 57 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो 5 साल अगर देखेगा तो 62 साल में कंप्लीट होगा, लेकिन रिटायर जो वो 60 साल की एज में माना जाएगा ना, तो रिटायर अगर वो 60 साल में हो गया तो भी वो पैसा निकाल सकता है। तो दोनों में से जो पहले हो जाएगा, 5 साल पूरा हो जाए या उसकी 60 साल की उसकी एज हो जाए, जो पहले हो गया वो हो गया। चिल्ड्रंस फंड, ये बच्चों के लिए ड्राफ्ट किया गया है। एक्सिस चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड है, HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है और SBI। इसमें 18 साल तक का लॉक इन पीरियड, जब तक बच्चे की एज 18 साल नहीं हो जाती है तब तक पैसा लॉक रहेगा। और इसमें एक दूसरा ऑप्शन भी आता है 5, कि अगर आपने वो लॉक इन 18 साल वाला नहीं चूज किया तो 5 साल की लॉक इन रहती है, या वो लड़का 18 साल का जब हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, दोनों में से कोई चीज अचीव कर ले, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका जो पहले हो गया, जैसे रिटायरमेंट के केस में मैंने बताया था, जो पहले हो गया उसमें वो फंड रिलीज किया जा सकता है, फिर विड्रॉ किया जा सकता है। अब अदर इसी स्कीम कैटेगरी क्या होगी? इंडेक्स फंड या ETF, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इन पार्टिकुलर इंडेक्स दैट इज 95% ऑफ टोटल एसेट, जो भी एरिया में 95% उसी इंडेक्स में पैसा लगना है। जैसे डिफेंस फंड, PSU फंड,
ठीक, उस तरीके के अलग अलग फंड हो गए। मिड कैप फंड इस तरीके का इंडेक्स फंड हो गए। फंड्स ऑफ फंड मतलब कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द अंडरलाइंग फंड 95% ऑफ टोटल एसेट्स। ओवरसीज या डोमेस्टिक फंड्स मतलब कि बहुत अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड है। उस म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी बना दी और अपने हिसाब से कुछ पैसा इस म्यूचुअल फंड में, कुछ पैसा इस म्यूचुअल फंड में, कुछ पैसा थर्ड म्यूचुअल फंड में। तो इस तरीके से अलग अलग फंड्स में पैसा इन्वेस्ट किया तो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में। तो इस तरीके के जो फंड्स को बोलेंगे फंड्स ऑफ फंड, जिसमें 95% टोटल एसेट्स लगता है मिनिमम फंड्स ऑफ फंड में। There can be only one scheme per category except in following cases: index funds and ETFs replicating or tracking different indices, funds of fund having different underlying schemes। बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स होती हैं फंड्स ऑफ फंड्स की। आपको जब आप प्रैक्टिकल मार्केट में आओगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड, सेक्टर किसी सेक्टर को लेकर के चलता है, थीमेटिक या किसी थीम को लेकर के चलती है कि आने वाले टाइम पे इस ऑटो कंपनीज का बेनिफिट होगा, इस ऑटो सेक्टर का होगा। कोई जरूरी नहीं कि उसका इंडेक्स अवेलेबल ही हो सकता है कि इंडेक्स अवेलेबल ना हो लेकिन वो थीम अवेलेबल हो। तो ये दोनों भी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स और थीम्स को लेकर के चलते हैं। तो अगर वो थीम को लेकर के चलेंगे तो वो थीमेटिक फंड हो गया, और वो सेक्टर को लेकर के चलेंगे तो वो सेक्टोरियल फंड हो गया। अदर फंड कैटेगरीज, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में 99.5% पैसा गोल्ड में लगता है। ठीक है, जो कि पेपर गोल्ड, सॉरी, जो कि फिजिकल गोल्ड ना होकर के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड होता है। ETF आता है, जैसे निपॉन का आप देखोगे एग्जांपल तो आपको मिल जाएगा गोल्ड। वो 99.5% की प्योरिटी रहती है और ये आपका डीमैट में होता है और एक्सचेंज में ट्रेड भी होता है। ठीक है, इस तरीके के जो फंड होते हैं आपको गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहलाते हैं। गोल्ड सेक्टर फंड आर स्कीम दैट इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ गोल्ड माइनिंग एंड गोल्ड प्रोसेसिंग कंपनीज। गोल्ड सेक्टर फंड क्या है? जो गोल्ड की माइनिंग करते हैं उन कंपनीज में पैसा लगाते हैं। ठीक है। कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम्स, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था वहां पे, दिस इज द क्लोज एंडेड स्कीम्स which are structured to ensure that investors get their principal back irrespective of what happened in the market. Fund of funds schemes that invest mutual fund schemes, minimum investment in their life for 95%। मैंने वहां पे आपको बताया था कि 80-85% का कैपिटल प्रोटेक्शन फंड में होता है, बट यहाँ पे लिखा है 95% तक। तो ये भी आपका यहाँ पे मेंशन है 95% का इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन 85-90% तक भी एक्सपोजर किया जा सकता है उसमें। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, क्लोज इन डेट विद फिक्स टेन्योर, एक सर्टेन पीरियड कंप्लीट हो गया, आपको पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, जो भी उस पर ग्रोथ हुई वो सारी चीजें आपको देने के बाद। तो इस तरीके के जो फंड हो गए आपका, वो फिक्स मैच्योरिटी या फिक्स ड्यूरेशन फंड होते हैं। टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड, इसमें एक टारगेट डेट दे दिया जाता है 2 साल से लेकर 10 साल का, उस रेंज में आपका जब भी मैच्योरिटी आ जाएगा वो आपका टारगेट आपको खुद चूज करना पड़ेगा। तो वो फंड जो होते हैं वो टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड्स कहलाते हैं। स्मार्ट बीटा, ये स्मार्ट बीटा का मतलब होता है कि मार्केट में कितना रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, उस रिस्क को लेकर के जो इंडेक्स बनाए जाते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, उसके बेसिस पे वो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपका स्मार्ट बीटा फंड्स कहलाते हैं। दीज आर एन एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एज दे चेंज द बेसिस ऑफ एक्सपोजर इन पोर्टफोलियो टू इंडेक्स यूजिंग अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज। क्वांट फंड, ये काफी आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा एनालिसिस की जाती है, बहुत सारे रेशियोज के बेसिस पे एक एनालिसिस की जाती है। उन रेशियोज के बेसिस पे, उस डेटा के बेसिस पे, डेटा एनालिसिस के बेसिस पे इन फंड्स पे पैसा लगाया जाता है। और एल्गो भी इसमें यूज किया जाता है। एल्गो यूज किया जाता है, एल्गो क्या करता है कि वो सर्टेन स्ट्रैटेजी या सर्टेन इवेंट होने पे स्टॉक्स को बेच देता है, बाई कर देता है। तो इस तरीके के जो फंड्स होते हैं वो आपके क्वांट फंड कहलाते हैं। अब आता है इंटरनेशनल रीट फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया, आपको यूनिट अलॉट कर दी गई, ठीक है, और जो NAV से डिवाइड करके, उसी तरीके से आपने जो रियल एस्टेट में पैसा लगाया उसमें भी आपको सर्टेन फिजिकल यूनिट नहीं, लेकिन आपको एज अ पेपर यूनिट अलॉट कर दी जाती है। तो उसमें भी आपको यूनिट मिलती है, लेकिन ये पूरा पैसा आपका जो लगता है वो कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर्स में लगता है।
कि बहुत सारे जैसे ओमैक्स के बिल्डर्स हैं, लोधा बिल्डर्स हैं, इस तरीके के बड़े बिल्डर्स हैं जिनका कमर्शियल प्रोजेक्ट लगभग 80-85% कंप्लीट हो जाता है। तो वो आने वाले टाइम पे ऐसे रीट इन्वेस्टमेंट आते हैं कि जहाँ पे आप पैसा लगाओगे तो आपको एज अ रेंटल इनकम आता रहेगा, रेंटल आता रहेगा, और प्लस आपका एप्रिसिएशन भी होगा। जब वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, कल को वो सोल्ड आउट होंगे, तो वो आपका एप्रिसिएशन आएगा। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी सेबी गवर्न करती है रीट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। और ये इंटरनेशनल रीट है, तो ये इंटरनेशनल बाहर के आपके रियल एस्टेट उसमें एक्सपोजर करती है। SIF स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, ये अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसकी प्राइसिंग मैं बताता हूँ, 10 लाख रुपए में ये लॉन्च किया गया है अभी, ठीक है। ये जैसे पहले AIF एक कैटेगरी होती है जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया हुआ था कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें डिफरेंट तरीके की आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। आप उन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज करके इस तरीके के फंड कैटेगराइज किए जाते हैं, और वो स्कीम्स अलग अलग आपके थीमेटिक होंगी, उसमें इसकी भी अलग अलग कैटेगरीज आएंगी, जो कि अभी आने वाले टाइम पे इसको पूरी डिटेल में किसी ने ड्राफ्ट नहीं किया है, तो वो आपको पढ़ने में आएगा। तो अभी बस इतना मानिए, इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा, हॉट टॉपिक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है, या SIF का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो यहाँ पे हमारा आज का ये क्लास पूरा कंप्लीट हुआ, टॉपिक पूरा हो गया। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। और मेरा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आप ज़रूर विजिट करिए, वहाँ पे आपको एग्जाम्स मटेरियल्स मिलेंगे। आपको 1-to-1 अगर आपको क्लासेस लेनी है, 1-to-1 क्लासेस भी ले सकते हैं, Q&A सेशंस भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ।